स्क्रीन विजिबल है सभी को? आई थिंक आप लोग सभी ने कैमरे बंद कर लिए हैं, रितु जी का बस ऑन है। रितु जी आप ही थम्स अप करके मुझे बता दें। ओके, वेरी गुड। मेरा भी ऑन है मैम। हाँ, शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, पॉसिबल है। मैम मेरा भी ऑन है। हाँ, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो ये 3-4 लोगों के ही फिर आ पाते हैं। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अभी हमने क्या देखा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आज हम देख रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो दोनों जो हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन दोनों का काम है कि जितने भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनको कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब क्या, हार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हार्ट जब पंप करता है तो वो ब्लड को पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और वैसे ही ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लेकिन इसमें कोई पंप जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें क्लोज सर्किट नहीं होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, क्लोज सर्किट होता है कि पूरे वेसल्स और आर्टरीज होते हैं और कहीं से भी ब्लड लीक नहीं होता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये क्लोज सर्किट नहीं होता है और ना ही इसमें वास्कुलर सिस्टम की तरह पंप होता है। इसकी जो वेसल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है, थिन मेम्ब्रेन्स होती है, जिससे इजीली उन मेम्ब्रेन से जो सोल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं उसी के समान ये लिम्फ, जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। तो ये लिम्फ जो है कंप्लीट बॉडी में फैला हुआ रहता है। ये एक स्वच्छ रंगहीन तरल होता है, मतलब ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और एकदम क्लीन होता है। अब इसके हम देखते हैं ये इस कुछ इस तरह से होता है लिम्फेटिक सिस्टम कि जैसे ये यहाँ पर देखिए एक ब्लड कैपिलरीज है, इसके बीच में ये टिश्यूज सेल का इंटरनल फ्लूइड है और ये ग्रीन जो दिख रही है ये लिम्फेटिक वेसल है। तो जो कुछ जब एक ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ लिक्विड इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें भी भर जाता है। और जब इस ये सेल कंप्लीट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और फिर वापस ट्रांसपोर्ट करती है वेन में ब्लड को, तो उस समय भी ये इंटरसेलुलर स्पेस में कुछ फ्लूइड आ जाता है। तो लिम्फ का काम रहता है कि यहाँ पर जो डिऑक्सीजनेटेड या टॉक्सिन ब्लड होता है या लिक्विड होता है उसको ये लिम्फ एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको डिटॉक्स करता है और ऑक्सीजनेटेड करता है, वापस वेन में भेज के, और वेन के थ्रू वो हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी में वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, इनका एक पैरेलल सिस्टम पूरा डेवलप होता है ह्यूमन बॉडी में। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, चूंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये क्या करता है कि अब बॉडी में हर जगह ये प्रेजेंट है। तो जितना भी मान लीजिए जो इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड है, ये जो इस स्पेस पर जो भी फ्लूइड रहता है वहां से जो भी वाटर है, प्रोटीन्स है, उनको कलेक्ट करके लिम्फ के रूप में इन लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है और इन लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये वापस उस लिक्विड को ब्लड में मिला देता है। सेकंड इसका क्या होता है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास के टिश्यूज में जाता है तो वहां से जो फैट होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिला देता है। तीसरा इसका क्या होता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो इसमें आ जाते हैं ब्लड के साथ, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। और चौथा क्या होता है
तो जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मान लो कोई बाहर से ऐसा बैक्टीरिया वायरस आ गया जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनसे पूरी बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, एक लंबे समय तक ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये 4 मेन फंक्शंस हैं लिम्फ के। तो अगर इस तरह से हम देखें कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये बनता किन किन ऑर्गन से है? तो सबसे पहले तो जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि इसका लिक्विड पार्ट लिम्फ कहलाता है, तो ये लिम्फ होता है। सेकंड, इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनसे कि ये फ्लो होता है, जो कि बहुत थिन मेम्ब्रेन वाले होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक और लिम्फेटिक डक्ट। ये 4 टाइप के वेसल्स होते हैं जिनमें ये लिम्फ जो है वो फ्लो करता है। फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही सपोर्टेड होते हैं और जरूरी होते हैं, उन्हें लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो थाइमस ग्लैंड होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन होता है और टॉन्सिल होता है। तो ये जो 4 टाइप के ये जो ऑर्गन होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम के ही अंग होते हैं। तो इन सारी चीजों से मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। अब हम देखेंगे कि ये जो लिम्फ, जो कि एक लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि मेन बेस होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, इसका कंपोजिशन क्या है? तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये ब्लड प्लाज्मा के जैसे एकदम क्लीन होता है और लगभग पानी के जैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका जो कंपोजिशन है वो इंटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के समान ही होता है, जो कि सेल्स के बीच में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसकी अपेक्षा प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होते हैं, क्योंकि ये बचे हुए प्रोटीन को ही सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो भी टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उन सबको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया भी इसके पार्ट होते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी भी इसमें होती हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो कुछ ब्लड कैपिलरी से रिस के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती हैं, उनको भी ये वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, तो इजीली अंदर इनके वेसल्स के, लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाती हैं। फिर इसमें लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, वहां पर लिम्फोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो लिम्फोसाइट सेल जो हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, इस तरह के और भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो ये इसका ओवरऑल कंपोजिशन होता है। अब लिम्फ कैसे बनता है? ओरिजिन ऑफ लिम्फ। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और ये उसके अंदर के जो वाटर हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, तो इस तरह से ये कुछ चीजें रिस कर बाहर जो सेल के बीच में जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। और ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसका काम ये होता है कि जितने भी टिश्यू होते हैं उनके मॉइस्चर को मेंटेन करना, उनको न्यूट्रिएंट्स देना, और इसी फ्लूइड से वो जो टिश्यूज होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वेस्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इन सबको इसी लिक्विड में टिश्यू जो है या सेल जो है वो रिलीज कर देती है। तो क्या होता है कि जब भी ब्लड कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होती है, तो कुछ
मेजर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इनका जो ब्लड कैपिलरीज मतलब वेन ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जो कुछ उसमें और बच जाता है तो बचे हुए हिस्से की ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज या वेसल्स होती हैं ये इसमें जाके एब्जॉर्ब होता है। और ये लिम्फ जो होता है ये आगे जाके किसी ना किसी वेन के साथ कनेक्टेड होता है और वापस इस तरह से ये जो बचा हुआ वेस्ट है वो भी वेन में चला जाता है। अब जो लिम्फेटिक कैपिलरीज और दूसरी कैपिलरीज होती हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। फर्क ये होता है कि जो जैसे ब्लड कैपिलरीज हैं या दूसरी कैपिलरीज हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है। लेकिन ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं इनकी मेम्ब्रेन बहुत अधिक पारगम्य होती है, मतलब इससे ट्रांसपोर्ट करना बड़ा इजी होता है और बहुत थिन होती हैं। इतनी थिन होती हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो इजीली इनकी मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर आ जा सकती हैं। ये पूरे जितना भी टिश्यू होता है उस पूरे टिश्यू में एक नेटवर्क के जैसे जाल के जैसे पूरा नेटवर्क बनाती हैं और लगातार ये हर एक टिश्यू के जो वेस्ट है उनको अपने में एब्जॉर्ब करती रहती हैं और उनका जितना इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड है उनको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ये जो वेसल्स होती हैं ये ब्लड वेसल्स के अपेक्षाकृत थोड़ी सी चौड़ी होती हैं जिससे ये इजीली इसमें एब्जॉर्ब हो सके। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो इनका पूरा नेटवर्क होता है उसमें कुछ लिम्फेटिक सेल्स पाई जाती हैं जिनको लैक्टियल्स कहते हैं। और ये लैक्टियल्स का काम क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी फैट प्रोडक्ट हैं उसको एब्जॉर्ब करना और कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में उस फैट को पहुंचा देना। और जो ये लैक्टियल जब सेल स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास की जो लिम्फ में रहती हैं तो चूंकि ये वाइट होती हैं तो इसलिए वहां की जो लिम्फ है वो लगभग वाइट या दूध के समान जो है वैसा दिखने में दिखता है। और जब बहुत सारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो आपस में मिल जाती हैं तो लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। इन्हें लिम्फेटिक भी कहा जाता है और इनमें भी बहुत सारे वॉल्व होते हैं। ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इनमें जगह जगह पर बहुत सारे वॉल्व होते हैं और ये वॉल्व जो होते हैं ये वन साइडेड ओपन होते हैं, एक ही तरफ खुलते हैं। और एक ही तरफ खुलने के कारण क्या होता है कि ये जो लिम्फ के फ्लो को है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, मतलब आगे ही बढ़ने देते हैं, पीछे की तरफ नहीं उसको जाने देते हैं। तो इस तरह से ये जो लिम्फ है ये लिम्फ कैपिलरीज ने आपस में मिलके लिम्फ वेसल्स बनाई। लिम्फ वेसल्स आपस में मिलके लिम्फ डक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से जैसे ब्लड में रहता है कि बहुत बारीक कैपिलरीज होती हैं फिर वो उससे थोड़ी एक चौड़ी वाली सारी ब्रांचेस जुड़ती हैं फिर और उससे चौड़ी में जुड़ती हैं और आखिरी में वेना केवा या एओर्टा में जुड़ती है। तो ऐसा ही जो सिस्टम है पूरा वो इसमें भी रहता है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो ब्लड सर्कुलेटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो क्या है, लिक्विड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड होता है लेकिन वहीं लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक क्लोज सर्किट होता है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लो है ये किसके अंदर होता है, आर्टरीज और वेन के थ्रू। यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है लेकिन ये क्लोज सर्किट नहीं होता है। हार्ट में एक पंपिंग के अरेंजमेंट होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है जो कि पंप करता है और जिसके थ्रू ब्लड आगे की ओर, ब्लड को धक्का लगता है वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि जिससे वो पंप कर सके। इसके बाद इसमें सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसमें राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट, दो डक्ट होती हैं।
ठीक है, ये लास्ट वाला शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। ये देखिए, अभी क्लियर दिख रहा। राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट, ये दो डक्ट होती हैं कि जो इसके सर्कुलेशन के लिए मेन डक्ट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका पूरा सर्किट कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि कार्डियो, यहाँ पर दो कंपैरिजन बताया है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लू और रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम आर्टरीज जो होती हैं उनको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वहीं जो वेन्स होती हैं उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे ही ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आप देखिए, हर बॉडी में, पूरी बॉडी के हर एक सेल तक ब्रांच के रूप में फैल के एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं। और ये जो आपको ग्रीन डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं, ये लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या, पहले लिम्फ वेसल होती है, ये टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन और लीवर, ये इसके जो पार्ट हो गए, जो ऑर्गन्स हैं। स्प्लीन, सॉरी, लिम्फ वेसल्स होती हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड होते हैं। और यहाँ पर बोन मैरो तक भी ये जाती है, मतलब बोन के अंदर तक भी ये वेसल्स जो हैं वो जाती हैं। अब ये पिक्चर्स थोड़े मैंने जल्दी में लिए हैं तो ये आपको मैं कोई दूसरे करके दूंगी। लेकिन इसका जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है कि जितनी भी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो थोरेसिक कैविटी में जाती हैं। और थोरेसिक कैविटी में जब जाती हैं तो राइट लिम्फेटिक डक्ट, हमने यहाँ मेन दो लिम्फेटिक डक्ट का नाम पढ़ा है, एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा थोरेसिक डक्ट। तो ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये फेस, हेड, नेक, राइट राइट साइड के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे राइट आर्म, राइट चेस्ट, राइट लंग्स और लीवर, इन सब के जो लिम्फ होता है उसको एक साथ राइट सबक्लेवियन वेन में पहुंचा देती है। कौन सी? राइट लिम्फेटिक डक्ट। मतलब राइट साइड का पूरा लिम्फ जो है वो कलेक्ट होके राइट लिम्फेटिक डक्ट में आता है और ये डक्ट जाके मिल जाती है राइट सबक्लेवियन वेन। तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड जो भी मटेरियल होता है उसको वापस राइट सबक्लेवियन वेन में पहुंचा देती है। और जो थोरेसिक डक्ट होती है ये राइट राइट जो लिम्फेटिक डक्ट होती है उसके अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी और मोटी होती है। ये कंप्लीट एब्डोमेन डायफ्राम के नीचे बहुत बड़े भाग में फैली हुई रहती है, क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फैट को एब्जॉर्ब करती है। तो चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डायफ्राम के नीचे एक बहुत बड़े भाग को कैप्चर करता है तो ये उस पूरे भाग में अपने नेटवर्क को फैलाती है, तो इसलिए डायफ्राम के नीचे ये बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क बनाती है। और ये फिर ऊपर की ओर पहुंचती है। और ऊपर की ओर ये जो थोरेसिक डक्ट होती है, ये जो लेफ्ट साइड में जुगुलर वेन होती है उसमें जाके सारे जो मटेरियल है या जो लिक्विड है उसको मिला देती है। तो इस तरह से देखा जाए कि इसमें दोनों तरफ की जो डक्ट हैं वो, ये जो जगुलर वेन होती है ये आगे जाके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलती है। तो इस तरह से अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो राइट थोरेसिक राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट सबक्लेवियन वेन में अपने सारे मटेरियल को डालती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और जो थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में सारे लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरह से अगर देखें कि ये लिम्फेटिक डक्ट है, जो राइट साइड की है वो राइट सबक्लेवियन वेन और जो लेफ्ट साइड की है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में अपना जितना भी लिम्फ होता है, क्योंकि टॉक्सिन या जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ रहता है उनको
दोनों वेन में पहुंचाती है। इन वेन के थ्रू ये फिर वेना केवा में जाता है, जहां पर हार्ट में और हार्ट से लंग्स में जाते हुए वापस ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इस तरह से इसका एक सर्किट बनता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो ये इस तरह से कुछ होता है कि ये एक आर्टरीज है, ये वेन है, ये बीच में पूरा टिश्यू वाला एरिया है। तो यहाँ पे दो तरह के नेटवर्क बनते हैं। एक तो नेटवर्क बनता है कि जो आर्टरीज वेन से कनेक्ट हो रही है कैपिलरीज के थ्रू, और उन कैपिलरीज के बीच में ये पूरा लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी जिनको हम कहते हैं, जिनसे ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसको और डिटेल में लें तो ये एक वेन है, ये आर्टरीज है जो ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं, और इनके बीच से ग्रीन कलर में आप देखें तो ये पूरे लिम्फ वेसल्स गए हैं। और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, यहाँ से ये पूरा जो भी मटेरियल है उसको लेते हैं और इस लिम्फ में आगे बढ़ते हुए ये इस तरह से इसको वेन में ये आगे मिल जाती है, और इस पूरे लिम्फ को ये इस वेन में डाल देते हैं। इस वेन से ये वापस हार्ट में जाती है, और हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाती है, और वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में ब्लड आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन का काम करते हैं। अब हम देखते हैं लिम्फ नोड। इनके जैसे कि हमने आपको बताया था, वो जो डॉट डॉट वाले पॉइंट्स हैं वो लिम्फ नोड होते हैं। और ये बिल्कुल वैसे दिखते हैं कि जैसे हम एक धागे में मान लीजिए मोती डालें और उनको कुछ कुछ डिस्टेंस पे रख दें, तो बिल्कुल उसी तरह के ये लिम्फ नोड होते हैं और उसी तरह से ये दिखते हैं। इनका जो अधिक क्वांटिटी होती है वो कहाँ कहाँ होती है, गर्दन में देखिए यहाँ पर बहुत अधिक लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, साइड्स में हर जगह पर, चेस्ट और एब्डोमेन, और ये थाइज जॉइंट जो होता है इसके बीच में सबसे अधिक नोड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा नी जॉइंट, एल्बो और नी जॉइंट पर भी ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जहां पर लिम्फ ज्यादा पाए जाते हैं, और बॉडी के कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जहां पर लिम्फ कम पाए जाते हैं। और ये जो लिम्फ होता है इसका अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टेक्स पाया जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स और ब्लड और आर्टरीज निकलती हैं। ये लिम्फ नोड है। एक ये पूरा कैप्सूल होता है जिससे ये कवर होता है, और इसके अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लिम्फ नोड है, इसमें जो लिम्फ को लाती हैं, दो तरह के इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब दो तरह के होंगे। एक वो लिम्फ वेसल्स होंगी जो लिम्फ को लाती हैं, और फिर एक वो होंगी जो लिम्फ को बाहर ले जाती हैं। तो जो लिम्फ को इन नोड्स में लाती हैं वो एफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं, और जो लिम्फ को इन नोड से बाहर लेके जाती हैं वो एफरेंट, ठीक है, मतलब एफरेंट, AFFERENT जो लाती हैं, और इफरेंट मतलब EFFERENT। तो इस तरह से इसमें एक सर्कुलेशन हमेशा बना रहता है। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इनके फंक्शन सबसे पहले तो ये जो नोड्स होते हैं ये एक फिल्टर का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लिम्फ पहुंचता है तो वो छन्ने का काम करता है। तो जो एफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन वाला लिम्फ लेके जाते हैं, और यहाँ पर वो लिम्फ जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोग को उत्पादन करते हैं, उन सबको यहीं रोक के और इफरेंट लिम्फ वेसल्स के साथ वो वेन में चले जाते हैं। और यहाँ पर एक तरह के, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फोसाइट्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं
कि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस होते हैं या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है उनको वो यहाँ नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वो पूरी बॉडी में फैले ना। और यहीं पर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन भी होता है, जो कि कंप्लीट बॉडी में फिर आगे जाके फैलता है। अब इसका सेकंड पार्ट था स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है एक ग्लैंड होती है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये डक्टलेस होती है, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। और इसका जो इससे जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिलता है, बिना डक्ट के। ठीक है। और ये लगभग यहाँ पर स्प्लीन का ये एक पिक्चर बताया गया है, ये लगभग डायफ्राम के इस हिस्से में रहती है, लीवर के एकदम पास रहती है। और ये एक स्प्लीन का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये आर्टरीज और वेन इसमें से होके गुजरती है, लेकिन इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं उसकी डक्ट इन आर्टरीज या वेन से नहीं जुड़ती है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और लगभग 2 to 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसका वजन लगभग 200 ग्राम्स का होता है। और इसको इसके जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहला तो इसका क्या काम होता है कि जो एक लिम्फोसाइट रहते हैं, या हम जिनको बोलते हैं ना कि जो बैक्टीरिया वायरस को जो सेल्स खा लेती हैं, जिनको हम फेगोसाइट्स भी कहते हैं। तो जब फेगोसाइट्स टूटती हैं तो ये यहाँ पर आती हैं, और ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, क्योंकि आपको बताया था कि जितनी भी आरबीसी, रेड बीसी, फेगोसाइट्स जो भी हैं या डब्ल्यूबीसी हैं, तो ये सारी इनकी भी एक पर्टिकुलर समय की लाइफ होती है, उसके बाद ये डेड हो जाती हैं और बॉडी उनको नया बनाता है। तो जो वो डेड हो जाती हैं वो सब यहाँ स्प्लीन में आती हैं, यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में वो विखंडित हो जाती हैं, और फिर यहाँ से ब्लड में जाके और फिर वो बॉडी के बाहर कर दी जाती है। और यहाँ से वो ब्लड जो है वेन में जाता है, वहां से बॉडी के बाहर हो जाता है। तो स्प्लीन का एक काम तो हो गया कि रक्त को छानना, उसमें जितनी भी डेड सेल्स हैं उनको हटाना। और यहीं पर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं, जो कि ऐसे बैक्टीरिया वायरस का भक्षण करते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी यहीं रोक देते हैं। फिर ये बहुत अधिक मात्रा में जो ब्लड में डैमेज हो जाते हैं, डेड सेल्स हो जाते हैं, इरिथ्रोसाइट्स हो जाते हैं, फिर इन सारी चीजों को, जो भी डिटॉक्सिन मटेरियल है उनको, सारी चीजों को ये ब्लड से अलग करती है, छानती है और उसको बॉडी के बाहर कर देती है। इसके साथ ये कुछ एंटीजन होते हैं लिम्फोसाइट, उनको एक्टिव करती है और जो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और जब एम्ब्रियो स्टेज में ये आरबीसी का भी प्रोडक्शन करती है। और इसके अलावा ये रक्त के भंडार, मतलब रिजर्वायर, ब्लड रिजर्वायर का भी काम करती है। तो इस तरह से ये स्प्लीन के फंक्शन होते हैं। इसके बाद आता है, सॉरी, हाँ, ये फंक्शन है जो अभी हमने सारे डिस्कस किए थे। और चूंकि ये ब्लड को बार बार प्योर कर रही है, लिम्फोसाइट फेगोसाइट को, एंटीबॉडीज को बना रही है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस पावर है या रोग निरोधात्मक शक्ति, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उसको डेवलप करने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम आते हैं थाइमस ग्लैंड पर। थाइमस ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड है। और इसकी जो पोजीशन होती है ये हार्ट के जस्ट ऊपर होती है। ये जो ऑरेंज कलर के आपको दो शेप दिख रहे हैं, ये इस तरह के शेप दिखते हैं। इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब होता है।
ये इसकी जो कैपेसिटी है या इसकी जो एक्टिविटी है वो एम्ब्रियो स्टेज से शुरू हो जाती है। और एम्ब्रियो स्टेज में ये जो थायराइड है ये लिम्फोसाइट्स को और एंटीबॉडीज को बनाती है। और जब भी जन्म होता है किसी बच्चे का तो उस समय ये थायराइड ग्लैंड बड़ी होती है, लगभग 12 से 15 ग्राम की। और ये जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें एंटीबॉडीज बनाती है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है। और ये धीरे धीरे जब तक बड़ा होता है बच्चा तो ये बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही उसका बाल्यकाल पूरा होता है, मतलब 10-12 साल के बाद, जैसे ही वो टीनेजर की अवस्था में आता है तो इसका साइज छोटा होने लगता है और ये सिकुड़ने लगती है और धीरे धीरे ये पैसिव मोड में चली जाती है। Tapping on your thymus, releasing fear, increase life force energy, increase strength, increase vitality, strength and immune system। ये सारा ये कब तक काम करती है? एम्ब्रियो स्टेज से लेकर कम से कम 10-12 साल के बीच तक। इसके बाद आते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल से जैसे सभी परिचित हैं कि ये जो टॉन्सिल्स हैं, यदि मुंह खोलते हैं तो उसके साइड में ये जो आपको एक ऐसे हाफ सर्किल दिख रहे हैं, ये टॉन्सिल होते हैं। और ये जो टॉन्सिल होते हैं इनमें 3 प्रकार के होते हैं ये: फेरिंजल टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये जो टॉन्सिल होते हैं ये भी एक तरह के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या रोग को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बहुत सारे जो भाग होते हैं वो जितने भी आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं कि उनको बॉडी के अंदर ही नहीं जाने देते हैं। मोस्टली जितने भी अधिक जो इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो इनकी जो सतह होती है इसमें लिम्फोसाइट्स होता है और उसी से ये एंटीबॉडीज बना के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टॉन्सिल है ये संक्रमण को रोकने का काम तो करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये खुद ही संक्रमित हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए ये फर्स्ट पिक्चर में ये नॉर्मल टॉन्सिल है, सेकंड में ये इन्फ्लेम्ड। इसी तरह से सेकंड पिक्चर में ये नॉर्मल टॉन्सिल दिख रहे हैं। जब इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो इस तरह के वाइट स्पॉट्स, पैचेस बन जाते हैं और वायरल वगैरह होने पे ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। और कई बार इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि इनको रिमूव कर दिया जाए। इनके फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं, एंटीबॉडीज को बनाते हैं और ये इन्फेक्शन के लिए एक तरह से बैरियर का काम करते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये इस तरह से लॉक करते हैं। और इनकी चूंकि सरफेस पर ही लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि जितने भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये आप देखिए दूसरे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि ये सामने की तरफ आते हुए जो भी हम इनहेल करते हैं, चाहे हम मुंह से करें या नाक से, तो ये उस पूरी एयर को प्यूरिफाई करते हैं और उससे इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो इसीलिए इनको इन्फेक्शन बैरियर भी कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो कि रोग प्रतिरोधक का काम करता है। और जितना स्ट्रॉन्ग लिम्फेटिक सिस्टम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पावर भी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर भी बोलते हैं। और इसीलिए इस सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं। और ये इतनी सारी चीजों से मिलके बनता है जो कि अभी तक हमने सारी पढ़ चुके हैं। तो होप सो आपको ये लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर हो गया होगा।